हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमने देखा था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका? ऑफ अ मेटल। किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, अब हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। देखो, वर्क फंक्शन होता क्या है कि वह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो लिख लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड minimum energy required to eject the electron from the surface of metal, from the surface of metal, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मेटल का हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो ये हमारा कोई मेटल है। ठीक, अब इसके सरफेस पे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कब होंगे? जब हम इनको एनर्जी देंगे। एनर्जी कहां से देंगे? लाइट से, फोटॉन्स। एनर्जी दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो देखो, हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन ये क्या था भाई? ये था ईपी। ईपी को हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते थे। ठीक, तो अगर देखो, अगर ईपी लेस देन 5 हुआ, वर्क फंक्शन से कम अगर आपने एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी दी, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। तब आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपकी एनर्जी, अगर आपने जो एनर्जी दी, क्या दी? जो एनर्जी ऑफ फोटोन दी, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो गया, वर्क फंक्शन से बड़ा या बराबर हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। ठीक, इमिट तो करेगा, लेकिन ईपी इक्वल टू 5 होगा तो भी इमिट कर जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 5 हो गया, तो जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसको मिल जाएगी। जो बाकी एनर्जी हमने एक्स्ट्रा दे दी, इमिट तो हो जाएगा 5 पे ही, लेकिन जो बाकी बच गया EP -5, वो क्या होगी? वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल
वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का, ये किसके इक्वल होता है? आयनाइजेशन एनर्जी के, इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके इक्वल होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल के इक्वल होता है। ठीक, तो इसका मतलब है अगर मेटल आपने लिया है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी आर फाउंड टू सूटेबल फॉर फोटोसेल, इसका यूज हम लोग फोटोसेल के रूप में कर सकते हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जी वाला अगर आपने मेटल लिया है तो वो हमारे फोटोसेल बनाने के लिए सूटेबल है। और सबसे अच्छा जो मेटल होता है वो सीजियम को बोला जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लिखिएगा, सो मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, आर फाउंड टू बी सूटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर फोटोसेल, टू बी सूटेबल फॉर फोटोसेल, फोटोसेल के लिए सूटेबल होते हैं। ठीक है, एंड सीजियम, सीजियम जो मेटल होता है इज द मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर, इज द मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे अच्छा सीजियम को माना जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 55। तो ये हमारा क्या था बच्चों? ये हमारा था वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आप समझ गए कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, इरेज किया जाए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, हेडिंग डालिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाएंगे? न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे शो करेंगे? न्यू नॉट से। देखो, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। इसका क्या मतलब होता है? लिमिट। लिमिट का मतलब है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो देखो क्या होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल के सरफेस से इमिट कर दिया जाएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to eject the electron from the surface of metal is known as threshold frequency. ठीक है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए सरफेस ऑफ मेटल से, उस फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, तो जैसे वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे दिखाएंगे? लैम्डा नॉट से। तो अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा भाई? देखो, जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject the electron from the surface of metal is known as threshold wavelength. ठीक, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। इसको आप दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो किससे? वर्क फंक्शन। तो बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बोथ आर कैलकुलेटेड from the work function of the metal, मेटल के वर्क फंक्शन से ही आप दोनों निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अब फॉर्मूला नोट कर लो। फाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा? एच न्यू नॉट, या ये क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा नॉट। तो इससे आपको वर्क फंक्शन से ही आपको दोनों मिल जाएंगे, चाहे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी हो या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना हो, आप दोनों फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इरेज किया जाए बच्चों। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है कि इफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, क्वेश्चन कहता है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, इफ वर्क फंक्शन of metal is 3.1 eV, then calculate threshold frequency and threshold wavelength. Then calculate threshold frequency and threshold wavelength. Threshold wavelength. देखो छोटा सा क्वेश्चन है, अब तो इसको कर ही लोगे आप लोग। करते हैं, आपको वर्क फंक्शन दिया है तो अभी आपने पढ़ा, देखो हमने क्या बताया था कि फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट, और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था ना, वो क्या बताया था, फाई आपको दिया है 3.1 इज इक्वल टू, ये बताया था 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम बताया था। तो आसानी के साथ आप निकाल सकते हो लेमडा, तो यहाँ से लेमडा निकाल लो आप, तो लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी लेमडा नॉट की, ये क्या हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। ये लेमडा नॉट आया है, इसका मतलब ये कौन सा वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ टू रिक्वायर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है क्यों, न्यू नॉट लेमडा नॉट, ठीक। C इज इक्वल टू न्यू लेमडा था ना, तो यहाँ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नॉट लेमडा नॉट। तो आप बताओ C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ इज इक्वल टू न्यू नॉट हमें निकालना है, इंटू लेमडा की वैल्यू आ गई 4000 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से आपको न्यू नॉट मिल जाएगा, न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये मिल जाएगी 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमें मिल गया न्यू नॉट। अब ये हमारी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर अब देखो, अगर मान लो आपने लेमडा लिया, आपने लेमडा लिया जिसकी वैल्यू लेमडा नॉट से ग्रेटर हो गई, लेमडा नॉट से ग्रेटर हो गई। अब देखो ये मैक्सिमम थी, मैक्सिमम वेवलेंथ था, तो अगर लेमडा आपने लेमडा नॉट से ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट, तब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, एग्जिट नहीं करेगा। लेकिन अगर लेमडा आपने लिया लेमडा नॉट से छोटा या बराबर, तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इमिट करेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी अगर आपने न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी ले ली, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर लिया था, यहाँ लेस देन ले लिया, तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ले ली, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ले ली, तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल इमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इमिट होगा,
ठीक है, समझ गए? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक? तो नोट कर लीजिए इसको, तो फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों? इरेज किया जाए। चलो, अब हेडिंग डालिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करा लिया तो अब अगर उसके पास एनर्जी कुछ आ गई, मिल गई एक्स्ट्रा, तो वो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, ये होता क्या है? ईपी। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, is greater than work function। अब देखो, अगर ईपी की वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो वर्क फंक्शन तो उतनी है, मिनिमम एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इमिट तो कर गया 5 पे, अब 5 से ज़्यादा एनर्जी आपने फोटो इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन फोटोन को ज़्यादा दे दी, तो अब जो बाकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, देन रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द मेटल, then remaining energy will be converted into, then remaining energy will be converted into kinetic energy of immediate photoelectron। kinetic energy of immediate photoelectron, ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपने एनर्जी जो फोटोन की थी वो आपने वर्क फंक्शन से ज़्यादा दे दी तो क्या होगा? जो एनर्जी बच जाएगी 5 पे तो वो इमिट कर जाएगा, अब जो EP - 5 बच गया वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? उस फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगी? ये हो जाएगी EP - 5, EP - 5। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? EP को क्या लिखते हैं? hν - 5 को क्या लिखते हैं? hν0। ठीक, अगर इसको लेमडा के टर्म में लिखें तो ये हमारा क्या होता था? hc/λ माइनस hc/λ0। अगर इसको आप कर लो, h कॉमन ले लो तो ν - ν0, और यहाँ से अगर hc/hc कॉमन ले लिया तो 1/λ माइनस 1/λ0। तो ये आप 3 फॉर्मूले याद रखेंगे। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इन्हीं 3 फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी देगा। ओके, तो नोट कर लिए बच्चों। फिर आगे चलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमको हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हो गया? इरेज किया जाए बच्चों। चल,
चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। व्हेन अ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 3 नैनोमीटर, व्हेन अ फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर falls on a metal having work function कितना दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 eV। ठीक, ये आपको दिया गया क्वेश्चन कहता है बताइए कि भाई उसका कितना काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे जो क्या क्या दिया है, फाई दिया गया है 3 eV, और आपको दिया गया वर्क फंक्शन मिल गया, और आपको दिया गया है फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर। तो हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी पड़ेगी पहले। तो अब हम फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं भाई, EP। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, 12,400 अपॉन, अब ये नीचे ये वेवलेंथ किस में मिलनी चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, यहाँ क्या दिया है नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब इसको आप कट पिट कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिल जाएगा 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें EP मिल गया। तो अब देखो EP ज़्यादा आ गया ना फाई से, इसका मतलब कुछ ना एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। ये क्या पढ़े थे, EP माइनस फाई, तो EP तो आ गया 4.1 माइनस 3, दैट मीन्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एक नोट करके आप लिख लो, एबव फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी या KE इज इक्वल टू EP माइनस फाई इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, is applicable for maximum kinetic energy, is applicable for maximum kinetic energy, and some of the immediate photoelectron and some of the immediate photoelectron some of the emitted photoelectron may have kinetic energy less than, may have kinetic energy less than that, less than that value। ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिलती है वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, मतलब क्या है, सम ऑफ द जो इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम हो सकती है। क्यों, हमें पता है कि जैसे जो आपके इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होंगे वो तो इमिट कर जाएंगे, उनके पास तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जो अगर पीछे होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी ना, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग निकाल रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, KE मैक्सिमम।
जो ये वाली वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हो गया, इरेज किया जाए। चलो, अब एक चीज और जान लीजिए यहीं पे, इंटेंसिटी क्या होती है। तो हेडिंग डालिएगा इंटेंसिटी क्या होती है। हेडिंग डालिए इंटेंसिटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, तो देख लिखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, कितने फोटॉन फॉल कर रहे हैं पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में, वो उसकी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब कितना। ठीक, तो लिखिएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इन पर यूनिट एरिया falling per unit area in per unit time, in per unit time is known as intensity of radiation, is known as intensity of radiation, intensity of radiation। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितना पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, फोटोन फॉल कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी इंटेंसिटी। तो फोटो करंट डिपेंड अपॉन, तो कितनी फोटो करंट बन रही है, फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डिपेंड्स अपॉन intensity of radiations, intensity of radiations। फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है? रेडिएशंस की इंटेंसिटी पे। वाइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वाइल जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपसे ग्राफ बोला खींचने के लिए, तो ग्राफ कैसा होगा? जैसे मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचना है। इधर क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी है और इधर क्या है? इंटेंसिटी है। ठीक, तो इसका ग्राफ क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट मिलेगा। ये आपका ग्राफ कैसा आएगा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में खींचने को बोल दी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इसके बीच में ग्राफ खींचने को बोलेगा, तो एक आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे नीचे तो फ्रीक्वेंसी जाएगी नहीं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड हो गई, ये हमारी न्यू नॉट हो गई, और फिर ग्राफ ऐसा होगा। ये हमारा क्या है? न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, बाकी फिर उसके बाद इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा इंटेंसिटी क्या होती है। ओके, इरेज किया जाए। चल, लिखने के लिए बच्चों वीडियो को पॉज कर लिया करो, आराम से लिखा करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
जब मन करे तब लिखना। फिर लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत किया करो ज़्यादा, जल्दबाजी बार बार वीडियो इधर उधर कर रहे हो। आप आराम से पॉज कर लो, आराम से लिख लो, फिर रेज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इमीडिएट फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of an emitted photoelectron when photons of wavelength when photons of wavelength 410 nanometer falls is कितना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? ये दिया गया है ऑन अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया गया है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कहता है कैलकुलेट वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। होल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये तीनों चीज़ हमें बतानी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो चलो भाई अब क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले तो दिया है आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स आपको दिया है। पहले जो दिया उसको लिख लो, के मैक्स। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कहाँ दिया है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटॉन्स वेवलेंथ 410 नैनोमीटर फॉल्स। देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच में तो दिया आपको फोटोन का वेवलेंथ दे दिया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। ठीक है, और आपको लेमडा दिया गया है। ये आपको क्या दिया गया है? 410 नैनोमीटर। ठीक, अब देखो हम लोग सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन, तभी तो फिर उसके बाद फाई निकाल पाएंगे। ये क्या होता है हमारा ईपी, ये क्या होता है 12,400, याद है फॉर्मूला, अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। ये नैनोमीटर में दिया है, एंगस्ट्रॉम में बदलोगे तो 0 और बढ़ा दो, तो ये क्या आ गया 443। लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें ईपी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ईपी माइनस फाई। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम दी गई है, तो आपको फाई निकालना है। तो फाई इजकल टू क्या हो जाएगा? ईपी माइनस के। ईपी तो आपको मिल गया 3 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? फाई वर्क फंक्शन मिल गया हमको। अब हमें क्या निकालना है?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं 12400 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ से लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा 12400 अपॉन फाई की वैल्यू 1, तो लैम्डा नॉट कितना आ गया, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो 12400 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा वेवलेंथ मिल गया, वेवलेंथ मिल गया। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो क्या हम लोग पढ़े थे कि न्यू नॉट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू 12400 × 10⁻⁻10। तो सॉल्व करो, न्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया हमारा। ठीक, तो आज क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर आज वर्क फंक्शन पढ़ लिया आप लोगों ने और इसको जान गए होगे, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लो। फिर अगली बार अगले लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हम लोगों ने रदरफोर्ड पढ़ा, रदरफोर्ड के बाद काफ़ी सालों बाद बीच में ये सब डिस्कवरीज हुई। ठीक है, पार्टिकल थियरी आई, प्लैंक्स ने थियरी दी, फिर उसके बाद ये वर्क फंक्शन, ये सब चीज़ें आई। अब आएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसको हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।